बढ़ते हैं अब गुरुग्राम की तरफ। गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 160 नए मामले गुरुग्राम में भी आए हैं। गुरुग्राम चूंकि हरियाणा का सबसे विकसित जिला है, दिल्ली से सटा हुआ है, अब एक नया रिकॉर्ड बना है। 160 नए मरीज गुरुग्राम में कोरोना के आए हैं और कुल आंकड़े की बात करें तो 1063 ये आंकड़ा हो चुका है, 1000 के पार हो चुका है। 1063 केस गुरुग्राम में आए हैं और गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिस नर्स ने फांसी लगाई थी उसकी भी मौत हो चुकी है। तो गुरुग्राम लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। कामयाबी भी मिल रही है लेकिन चुनौतियां भी सामने है। तो गुरुग्राम में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक नया रिकॉर्ड बना है, 24 घंटों में 160 नए मामले आए हैं और कुल आंकड़े की बात करें तो 1000 को पार करते हुए ये आंकड़ा 1063 तक पहुंच चुका है गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम से जो कोरोना का कहर है, खबरें तो आ रही है कोरोना की 160 नए मरीज आए हैं, 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। गुरुग्राम से ये खबर भी है कि 2 जुलाई को स्कूल खुल सकते हैं। गुरुग्राम में 2 जुलाई को, जैसे हरियाणा के कई शहरों में सरकार ने मांग की थी, मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से मांग की थी कि स्कूल खोले जाए क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लेकिन खबर ये भी है कि गुरुग्राम के जो पेरेंट्स हैं वो अभी स्कूल में बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। ये एक सर्वे में भी सामने आया था कि पेरेंट्स ने ये कहा था कि भले ही स्कूल खुल जाए, अभी हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो चूंकि पेरेंट्स की ये व्यू है कि हम स्कूल खुल भी जाएं तो बच्चों को अभी नहीं भेजेंगे, तो हो सकता है सरकार अपना इरादा बदल भी दे। हालांकि 2 जुलाई को स्कूल खोलने की घोषणा और एक फैसला अभी हो चुका है टेम्परेरी तौर पर। तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेजेंगे। तो कोरोना का कहर गुरुग्राम में जारी है। स्कूल खोलने की तैयारी थी लेकिन अभी उस पर विराम लगा हुआ है। क्या होता है, फैसले का इंतजार करना होगा। तो गुरुग्राम में कोरोना की क्या स्थिति है, दुकानें बाजार क्या है, स्कूल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ रहे हैं। गुलशन जी, गुरुग्राम चूंकि दिल्ली से सटा हरियाणा का सबसे विकसित जिला है, मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, साइबर सिटी भी कहते हैं, और सबसे विकसित जिला हरियाणा का गुरुग्राम है। आबादी भी अच्छी खासी है। चूंकि कोरोना का कहर तो है ही, चैलेंज सामने है, लेकिन स्कूल खोलने की बात है, बाजार खोलने की, रोडवेज सेवाएं, बाकी चीजों को सामान्य करने के बारे में क्या जानकारी है गुलशन? देखिए देवेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से सरकार जो है अब धीरे धीरे सभी व्यापार को पटरी पर लाने की बात कर रही है, बाजार भी खुल रहे हैं और अब एक शिक्षण संस्थान है, धार्मिक स्थान है या फिर कहें तो बार है, क्लब है, इन सभी को खोलने की अब धीरे धीरे योजना तैयार की जा रही है। और बताया अब ये भी जा रहा है कि अनलॉक 2 में, क्योंकि अभी अनलॉक 1 चल रहा है, तो ऐसे में अनलॉक 2 में अब सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने की भी तैयारी कर रही है। और इससे पहले कि जो हरियाणा का शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह से तैयार हो रहा है कि किस तरीके से जब शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा तो वहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए। इससे पहले कि जो भी स्कूल मालिक हैं उनको हिदायतें दी गई हैं कि अपने स्कूल में पूरे सैनिटाइज की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाना है, इन सभी तरह को लागू करने के लिए एक योजना जो है तैयार की जा रही है। देवेंद्र, मैं ज़्यादा जान लेता हूं क्योंकि मेरे साथ एक स्कूल के यहाँ पर ऑनर है जो कि वो भी चाह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान जल्दी से खुलें और जिस तरीके से शुरुआत इसकी भी हो। प्रदीप जी, मैं आपसे जानता हूं कि सरकार जो है अनलॉक 2 में यदि शिक्षण संस्थानों को खोलती है तो आप किस तरह से तैयार हैं? गुलशन जी, पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स की जो मतलब जो आशंका है वो निर्मूल नहीं है कि भाई नो डाउट हर किसी को अपने बच्चे को भेजना है। आज तक वो 2.5-3 महीने क्वारंटाइन रहा है, घरों में रहे हैं। बस स्कूल संचालक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि एक तो स्कूल बिल्डिंग को अच्छे से सैनिटाइज़ करवा लिया जाए, रोज़ सैनिटाइज़ करवाया जाए। जो सरकार की हिदायतें हैं, जैसे फ़्लाइट्स के केस में हैं कि भाई जब आप जितने भी एयर ट्रैवल कर रहे हो तो एक सीट खाली रखनी है। तो जैसे यदि एक कमरे की सीटिंग कैपेसिटी 40 की है तो उसमें 20 डिस्टेंसिंग के नाम पे इकट्ठी ना हो, एक जगह बच्चे इकट्ठे हो ही ना।
तो सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ी बात कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करवाई है, इसी तरीके से यदि लगता है कंप्यूटर लैब के थ्रू बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग से पढ़ाया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी साथ साथ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फिजिकली बैठ के ही सिर्फ बोर्ड पे ही पढ़ेगा। तो ये 3 4 5 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे हमने अपने स्कूल में पटौदा के केस में तो पूरे सैनिटाइजिंग गेट भी लगवा दिए हैं, ताकि जब बच्चा आएगा तो जैसे मॉल में एंट्री होती है गेट से सिक्योरिटी चेकिंग की, उस तरीके से सैनिटाइज होके ही अंदर जाएगा। लेकिन अभी भी जो अभिभावक है वो कह रहे हैं कि बच्चों को वो स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उनके अंदर डर बैठा हुआ है। चाहे बेशक उनका साल जो है बेकार हो जाए, लेकिन अभी भेजने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कई अभिभावकों से बात हो पाई है इस बारे में। मैं आपको जैसे शुरू में ही कह रहा था कि उनकी आशंका निराधार नहीं है। हर किसी को बच्चे से ज़्यादा बड़ी कोई संपत्ति है भी नहीं मेरे ख्याल में। तो बच्चों, अब प्राइवेट स्कूल संचालकों का काम है कि वो इस तरीके का अच्छे से निर्वहन करें। मैं बाकी स्कूल जो खासकर जो थोड़े से गली मोहल्ले में छोटे स्कूल चलते हैं उनकी बात तो नहीं करता, बट यदि हम अपनी बात करें तो ये पक्की बात है कि जैसे थर्मल स्क्रीनिंग है, ऑलरेडी 4 डिजिटल जो थर्मामीटर वो खरीद के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को दे दिए हैं, सैनिटाइजेशन गेट लगवा दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कमरों की पार्टीशंस हटा के रूम बड़े करवा दिए हैं। ऐसे ही जैसे 42 सीटर्स यदि बस की सीटिंग कैपेसिटी है तो उसमें 20 बच्चे ही लेके आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स हम में से हमारे बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं, स्कूल संचालक जो हैं उनके बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं। तो इस चीज़ को तो समझना ही पड़ेगा कि समाज से मिलजुल के ही चल सकता है। ये कुछ चीज़ें निराधार जो कुछ इरिटेटिंग सी होती है, सिर्फ फीस के लिए ऐसा हो रहा, फीस के लिए ना हो रहा। एजुकेशन बैकबोन है समाज की, और नो डाउट जब तक हम अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ करेंगे। मतलब आप पूरी तरीके से तैयार हैं यदि स्कूल खुलते हैं तो, शिक्षण संस्थानों को सरकार खोलती है तो। देवेंद्र, मैं जो ऑनलाइन क्लासेज इस समय दे रहे हैं मैं उनसे भी जान लेता हूं। आप ऑनलाइन क्लासेज बच्चों को इस समय दे रहे हैं तो किस तरीके की क्या परेशानियां भी आते हैं इस दौरान? क्या बच्चों को ये समझ पा रहे हैं इस समय, लग रहा है? सर, ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें तो जैसे लॉकडाउन सिचुएशन को देखा हमने, तो बच्चों का लॉस ना हो उसके लिए हमने जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड किए हैं, और आगे जैसे डिजिटल फ्यूचर दिखाई दे रहा है अगर ये सिचुएशन ऐसे चलती है। तो रिसेंटली अब हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट नेक्स्ट 15 डेज़ में या 1 मंथ में ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी, बट अगर ये सिचुएशन आगे तक जाती है तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट कि हम इसको डिजिटल एजुकेशन को एक प्रारूप तैयार करके और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड रेगुलरली देंगे ताकि उनका लॉस ना हो। अभी भी हम रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो कई बार नेट इशू हो जाता है, बट जैसे वीडियोस को हम रिकॉर्डेड करके उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। उसमें बच्चे समझ पा रहे हैं इस पूरे चीज़ को, क्योंकि पहली बार वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। पहले देखते थे कि जो टीचर थी वो बिल्कुल सामने ब्लैक बोर्ड पर उन्हें पढ़ा रही थी, लेकिन अब वो एक डिजिटल इंडिया के माध्यम से, जैसा कि लैपटॉप सामने होता है तो उसके माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या बच्चों को समझ आ रहा है सब कुछ? आप बाद में पूछते हैं कैसे उनसे प्रिपेयर लेते हैं, क्या कुछ जानकारी लेते हैं? डेफिनेटली सर, बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट रिसेंटली अगर हम बच्चों का फीडबैक लें तो बच्चे खुद बहुत इस चीज़ को लेके क्रिएटिव है कि मैम हमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल रही हैं। डिजिटल वर्ल्ड में उन्होंने एक कदम रखा है जिससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें गेन करने को मिल रही हैं। अब जैसे ओरल टेस्ट होते हैं और जो हम उन्हें टेस्ट रिसेंटली भेजते हैं तो उनका मतलब उन्हें एक पर्टिकुलर, जैसे एग्जाम हमारे ऑनलाइन होते हैं, सिमिलरली हम उनका टेस्ट प्रिपेयर करते हैं यूनिट टेस्ट के बतौर। वो बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में ये टेस्ट देना, मुझे सबमिट करना है। वो आगे अपने फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है कि आगे जब बच्चा 12th करने के बाद जो भी एंट्रेंस दे रहा है, जो आजकल ऑनलाइन चल भी रहे हैं, तो उसके लिए वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है। बहुत कितने बच्चों को एक साथ आप लोग पढ़ाते हैं? जैसे एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो कैसे एक साथ 40 बच्चे ऑनलाइन आ जाते हैं या फिर 2 पार्ट में उनको पढ़ाया जाता है? नहीं, हमारा देखो सर 40 की लिमिट है, अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट एक टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं, बट जो हमारा रेशो है टीचर्स का उसमें हमारा 30 to 40 स्टूडेंट एक साथ कनेक्ट हो सकता है, और बहुत प्रॉपरली विद फुल कॉन्फ्रेंसिंग के साथ, विद प्रॉपर लेक्चर के साथ बच्चा पढ़ रहा है। देखिए देवेंद्र, जिस तरीके से आपने सुना है कि हालांकि ऑनलाइन जब शिक्षा देते हैं तो एक नेट की प्रॉब्लम ज़रूर आती है, क्योंकि अभी 4G जो है हमारे इस देश में लागू है, 5G चालू नहीं है, तो ऐसे में नेट की प्रॉब्लम जो है आनी वाजिब है। एक और टीचर है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ, ये भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। आप भी देते हैं बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा, तो पहले तो ये बता दीजिए कि कौन सी क्लास के बच्चों को आप ऑनलाइन शिक्षा देते हैं? क्या बच्चे जब ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं तो क्या पूरा फोकस उनका पढ़ाई पर रहता है या फिर इधर उधर उनका दिमाग भी रहता है? तो कैसे उन बच्चों को सिखाते हैं आप? देखो, मैं 9 to 12th को केमिस्ट्री टीच करता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है कि टीचर का बच्चे से अट्रैक्शन कैसा है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे हम वो सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहे कि एक साइड से एक रेडियो की तरह टीचर बोल रहा है।
हमारा प्रॉपर इंटरेक्शन रहता है, लाइव इंटरेक्शन। हम बच्चे को देख सकते हैं और बच्चा हमें देख सकता है। जैसे क्लास में आते हैं, क्लास में जैसे अभी तो वर्चुअल क्लासेज हैं, जैसे फिजिकली टीचर क्लास में जाता है तो सामने टीचर खड़ा होता है, बच्चे सामने बैठे होते हैं, ठीक है। हमने इस टाइप का अपना सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है कि प्रॉपर बच्चा हमारे सामने बैठा दिखाई दे रहा है, और हम टीचर हम जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं वो प्रॉपर बोर्ड पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हमने अपना स्टूडियो, अपना सेटअप इस टाइप से कर रखा है ताकि बच्चों को बेसिकली क्या है कि आने वाला टाइम कम्प्लीटली टेक्निकल बेस है। अब अगर इस सिचुएशन में अगर हम देखें, सपोज करो 2020 में बच्चा नीट के लिए या जेई के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, तो एक टाइप से बेसिकली क्या है कि नेक्स्ट ईयर एक पूरे इंडिया को अगर देखें तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। शुरुआती दौर में कितनी दिक्कतें आई आपको ये सब? देखो, शुरुआती दौर में तो सबके लिए नया था। हाँ, ये है कि अब बच्चा हैबिचुअल हो गया, बच्चा सारी चीज़ें करने लग गया। धीरे धीरे बच्चे को मोटिवेट किया है किस टाइप से बेटा करना चाहिए। धीरे धीरे सब टीचर्स ने मिलकर के बच्चों को इनक्रेज किया है और अब बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। देखिए बिल्कुल देवेंद्र जी, गुलशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शिक्षा को लेकर, कोरोना को लेकर आपने जो जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।